और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तीसरी नो मनी फॉर टेरर वजारती कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दुनिया में दहशतगर्दी के खतरात के बारे में याद दिलाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगरचे अब भी कुछ हलकों में दहशतगर्दी के बारे में कुछ गलत फहमियाँ पाई जाती हैं, लेकिन दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक जामे, फ़ाल, मुनज़्ज़म अमल की ज़रूरत है। हमें दहशत का पीछा करना चाहिए, उनके सपोर्ट नेटवर्क को तोड़ना चाहिए और उनके मालियात को निशाना बनाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे तक हम सुकून से नहीं बैठेंगे। Well known that terrorist organizations get money through several sources. One source is state support. Certain countries support terrorism as part of their foreign policy. They offer political, ideological, and financial support to them. International organizations must not think that the absence of war means peace. Proxy wars are also dangerous and violent. There must be a cost imposed upon countries for terrorism. Organizations and individuals that try to create sympathy for terrorists must also be isolated. मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली में जारी नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। अमित शाह ने कहा कि दहशतगर्द तशद्दुद करने, नौजवानों को बुनियाद परस्त बनाने और माली वसाइल इकट्ठा करने के लिए मुसलसल नए तरीके तलाश कर रहे हैं। बुनियाद परस्त मवाद को छुपाने और फैलाने के लिए तारीक नेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान को निशाना बनाते हुए अमित शाह ने कहा कि अक्सर हमने देखा कि कुछ मुमालिक दहशतगर्दों को ढाल बनाते हैं और उन्हें पनाह देते हैं। दहशतगर्द को पनाह देना दहशतगर्दी को फरोग देने के मुतरादिफ है। ये हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि ऐसे अनासर और ऐसे मुमालिक अपने मंसूबों में कामयाब न हों। आतंकवादी को संरक्षण देना आतंकवाद को बढ़ावा देने के बराबर है। ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि ऐसे तत्व और ऐसे देश अपने इरादों में कभी सफल न हो सके। अगस्त 21 के बाद दक्षिण एशिया क्षेत्र में स्थिति में बहुत परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन तथा अल कायदा और आईसिस का बढ़ता प्रभाव रीजनल सिक्योरिटी के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में उभर कर सामने आया है। इन नए समीकरणों ने टेरर फाइनेंसिंग की समस्या को और अधिक गंभीर बनाया है। 3 दशक पूर्व ऐसे ही एक रेजिम चेंज के गंभीर परिणाम पूरी दुनिया को सहन करने पड़े हैं। 9/11 जैसे भयंकर हमले को हम सभी ने देखा है। इस बैकग्राउंड में पिछले साल दक्षिण एशियाई क्षेत्र में हुए परिवर्तन के लिए चिंता का विषय है। अल कायदा के साथ साथ दक्षिण एशिया में लश्कर-ए-तोयबा और जैसे मोहम्मद जैसे गुट बेखौफ होकर आज भी आतंक फैलाने का प्रयास में है। हमें कभी भी आतंकवादियों के पनाहगाहों या उनके संसाधनों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। ऐसे तत्वों को स्पॉन्सर करने वाले तथा इनको सपोर्ट करने वाले डबल स्पीक को भी हमने उजागर करना पड़ेगा। सलामती काउंसिल में इस्लाहात के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के मुकम्मल इजलास के दौरान जम्मू कश्मीर के बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इस्लामाबाद की झूठी कोशिशों और कसीरुल जहती फोरम्स के तकद्दुस को पामाल करना पाकिस्तान की बुरी आदत है और आलमी बरादरी की इज्तिमाई तौहीन है। माथुर ने कहा कि जब UNGA का इजलास अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में इस्लाहात के इंतहाई अहम मौजू पर बहस करने के लिए हो रहा है तो पाकिस्तान के नुमाइंदे ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर का गैर ज़रूरी हवाला दिया कि किस तर्क पर दिया है। प्रतीक माथुर ने कहा कि
कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है और नाकाबिले तंसीख हिस्सा है। I am taking the floor today to exercise India's right of reply to respond to Pakistan's continued abuse of this august assembly. As we meet today to discuss this extremely important topic of UN Security Council reforms, representative of Pakistan has yet again made unwarranted references to Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir, let me repeat once again for his benefit, remains an integral and inalienable part of India, irrespective of what the representative of Pakistan believes or covets. Desperate attempts to peddle falsehoods and a bad habit of abusing the sanctity of multilateral forums deserves our collective contempt and perhaps some sympathy as well. I thank you, Mr. President. एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू तालीमी तकरीब में शिरकत की। उन्होंने तकरीब में खिताब के दौरान कहा कि तलबा को वही असातिज़ा ज़्यादा पसंद होते हैं जो उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने असातिज़ा को मुखातिब करते हुए कहा कि तलबा की खूबियों को निखारने की ज़रूरत है। हमें इम्तिहानात में हासिल करदा नंबरों से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। स्कूली शिक्षा में बदलाव आज भी हो रहे हैं और आज का परिवर्तन बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन है। आज के दौर के बच्चे बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक अमूल्य तोहफा भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के कारण मिला है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा स्कूलों को, क्लासरूम को एक बार फिर से पुनः बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जहां टेक्नोलॉजी तथा ट्रेडिशन के फ्यूजन से स्कूल को हैप्पी स्कूल के रूप में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश हो रही है। और उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात और अच्छी बात उन्होंने कही कि स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा संवाद स्थापित करें। मैं यहां दो बातें और जोड़ना चाहूंगा। पहला, टीचर पढ़ाने से ज्यादा बच्चों को सुनने की आदत डालें, उन्हें समझने की कोशिश करें। और दूसरी बात, स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा सवाल करना शुरू करें। फारूक अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। फारूक अब्दुल्ला ने सेहत का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया। 5 दिसंबर को नेशनल कॉन्फ्रेंस के नए सदर का इंतखाब किया जाएगा। इसी दौरान एनसी के तर्जुमान इमरान नबी डार का एक बयान सामने आया, जिसके मुताबिक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने साथियों को जेकेएनसी के सदर का ओहदा छोड़ने के फैसले से आगाह कर दिया है। पार्टी के सीनियर साथियों की कई कोशिशों के बावजूद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बज़िद थे कि वो अपने फैसले पर नजरसानी नहीं करेंगे। इमरान नबी डार का कहना है कि पार्टी आइन के मुताबिक पार्टी को सदर के इंतखाबात कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो 5 दिसंबर को मुकम्मल हो जाएगी। इस वक्त तक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पार्टी के सदर रहेंगे। चीफ स्पोक्स पर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस के तनवीर सादिक हमारे साथ मौजूद हैं। तनवीर साहब, ये बताइएगा क्या है ये डॉक्टर साहब ने छोड़ दिया होता सदारत का पार्टी की? बिल्कुल नहीं। उनने कल अपनी एक ख्वाहिश कही थी कि वो अब चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर के से वो स्टेप डाउन करे। पार्टी के बहुत सारे सीनियर कोलीग्स ने उनको बहुत रिक्वेस्ट की कि आप कंटिन्यू रहे, लेकिन उनका अपना डिसीजन था। अब जब वो डिसीजन लिया तो अब इसमें एक प्रोसेस होता है, क्योंकि आइन के मुताबिक इलेक्शन प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस के हिसाब से अब एक नया इलेक्शन होता है। वो इलेक्शन 5 दिसंबर को कंप्लीट होगा। तब तक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब प्रेसिडेंट बदस्तूर है। कई लोग ये कह रहे हैं कि असल में मामला ये है कि उमर अब्दुल्ला साहब को सदर बनाना है, पूरा प्रोसेस उसी का है। बिल्कुल नहीं, उमर साहब तो पहले भी सदर रह चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने अभी जनरल सेक्रेटरी साहब एक नोटिफिकेशन निकालेंगे, फिर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई वर्कर हो या कोई ऐसा नॉमिनेशन भरना चाहता है, उनको पूरा हक है भरने का, चाहे वो पीर पंजाल से हो, चिनाब से हो, जम्मू से हो, कश्मीर से हो, लेह लद्दाख से हो।
नॉमिनेशन का प्रोसेस, जैसे मैंने कहा, इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, उस तरीके से फिर जो प्रोसीजर होगा वो 5 दिसंबर तक वो कंप्लीट होगा। अब जिसको सबसे ज्यादा डेलीगेट के वोट आएंगे वो सदर बनेगा। क्या कोई और सदर बन सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस? क्यों नहीं बन सकता? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने क्या वजह बताई? क्या कोई खास वजह जिसको लेके वो स्टेप डाउन होना चाहते हैं? नहीं, ऐसा कोई वजह नहीं है। वो चाहते हैं कि नया खून, नई पार्टी में एक नया जोश आ जाए। वो पार्टी में है, वो पार्टी में रहेंगे। वो पार्टी के जिसको कहते हैं वो आदर्शता है, उसके पिलर हैं, वो हमेशा हमारे साथ हैं। जी शुक्रिया तनवीर सादिक साहब, जो हमें बता रहे थे कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ख्वाहिश का इजहार किया है इलेक्शंस होंगे और उसके बाद जो भी चुनेंगे, जिसको भी चुनेंगे वो सदर होंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने 12 नवंबर को अपनी पार्टी की रैली में दिए गए अपने बयान पर वजाहत पेश की है। बुखारी ने जेल में बंद नौजवानों की रिहाई के लिए कोशिश करने की बात कही थी। अल्ताफ बुखारी ने आज कहा कि जेलों में बंद नौजवानों को दूसरा मौका मिलना चाहिए, मगर अपनी पार्टी कातिलों की बात नहीं करती है। अल्ताफ बुखारी ने मजीद कहा कि इस सिलसिले में हुकूमत केस टू केस बुनियाद पर हतमी फैसला करेगी। इस मौके पर बुखारी ने एनसी सदर फारूक अब्दुल्ला के पार्टी के सदर के ओहदे से मुस्ताफी होने पर भी रद्दमल का इजहार किया है। अल्ताफ बुखारी के मुताबिक फारूक अब्दुल्ला सदर रहें या न रहें, लेकिन वो बड़े और रहेंगे। अल्ताफ बुखारी से हमारे श्रीनगर नुमाइंदे शब्बीर अहमद ने खास बातचीत की। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। अल्ताफ साहब, मुझे बताइएगा कि एक पॉलिसी का ऐलान किया आपने कि नौजवान जो जेलों में है, जो मुख्तलिफ जिनके दफात लगे हुए हैं, उनको आप रिहा करवाएंगे और बेहतरीन वकील लगाएंगे, ये है क्या? शबीर साहब, इनफैक्ट हमने ये कहा कि जो हमारे बच्चे या बुजुर्ग या कोई भी जो इस वक्त मुख्तलिफ जेलों में बंद है, हो सकता है कुछ उन मसलों के बुनियाद पिछले 30 साल में यहाँ हालात रहे। हमने कहा एक मौका उनको फिर होना चाहिए मेन स्ट्रीम में अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने के लिए। उसमें हमारी पार्टी की तरफ से एक सुझाव उठा। हम पहले गवर्नर साहब से भी, एलजी साहब से भी मिले, होम मिनिस्टर साहब से भी मिले, तो उन्होंने कहा ब्लैंकेटली तो ये हो नहीं सकता है, सबको तो छोड़ा नहीं जा सकता है। आप बताइए, हमारी नजर में लाइए केस, हम देखेंगे जहां जहां पे ये लगेगा हाँ ये लोग दे डिजर्व टू बी गिवन अ चांस, एक चांस की कोशिश हम लोग करेंगे, हमारी पार्टी करेगी। इसमें हमने लोगों को कहा कि जिनके भी कोई जेलों में है, चाहे नौजवान हैं, चाहे बुजुर्ग है या ग्रोन अप हैं, हमें बताएं, डिटेल्स बताएं, हम उनके घरों तक पहले पहुंचेंगे, फिर मोहल्ला कमेटियों से वहां मिलेंगे, मस्जिद कमेटियों से मिलेंगे, फिर इंशाल्लाह उन जेलों में जहां वो होंगे वहां तक जाएंगे। इसके बाद एक पेपर बुक बनाएंगे, वो जाके होम मिनिस्टर साहब के सामने पेश करेंगे कि साहब दोहार लगाएंगे कि इनको रहा किए। अल्टीमेटली तो डिसीजन गवर्नमेंट का होगा। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम एक बड़ी परसेंटेज को उनमें से एक मौका फिर फराहम कराएंगे ताकि वो अपना रोजमर्रा की जिंदगी नॉर्मल से गुजारे। एक टर्मोइल था, उसमें लोग जो उसका शिकार बने, कहीं किसी ने पत्थर भी मारा होगा, तो उसको भी तो एक जिंदगी हमें फिर फराहम करनी है। नारा लगाया होगा, जुलूस में गया होगा, तो हमारी दोहार तो होगी और बात तो करनी है ना। गवर्नमेंट के पास लिस्ट भाई अगर हम लोग, मैं 62 साल की उम्र में उनकी बात नहीं करूंगा, फिर कौन करेगा? क्या छोटे बच्चे करेंगे? तो करनी तो हम जैसे लोगों को ये बात, और जिम्मेवार भी उनके माँ बाप को ठहरा रहे, मस्जिद कमेटियों को ठहरा रहे, माला कमेटियों को ठहरा रहे। इसमें एक बात जो कुछ लोग कह रहे हैं कि रिहेबिलिटेशन का मौका कुछ लोगों को मिला, जेलों से छूटे, उनको बाहर निकाला गया, फिर रिसाइकल हो गए। देखिए 90% तो ठीक रहे, 90% लोग उनमें से बिल्कुल ठीक रहे, तो मौका तो देना है। डेमोक्रेसी क्या होती है? इंडियाज ग्रोथ स्टोरी विल बी दिस, जो लोग वापस, जिनको नया एक मौका देके वो देशभक्ति का काम करें, वो ये माने कि नहीं साहब ये रास्ता सही नहीं था जो हम कर रहे थे, रास्ता ये सही है। हालात चेंज हो गए, तो जब हालात चेंज हो गए, हालात के साथ साथ सरकार को भी चेंज होना पड़ेगा, एक मौका देना पड़ेगा। लेकिन यहां कभी भी आउटबर्स्ट हो सकता है, ये भी आप जानते हैं। देखिए मैं मानता हूं कि हम डराने से नहीं, आउटबर्स्ट वाउटबर्स्ट की बातें नहीं, मैं यकीन नहीं रखता हूं।
समझ आ गई है लोगों को, इसलिए आउटबर्स्ट नहीं होगा। लोगों को समझ आ गई है कि रास्ता सही अमन का ही है, पत्थर मारने से, हड़ताल और जल से जुलूस निकालने से कुछ होना नहीं है। दिल्ली का जम्मू कश्मीर के तई उनका अपना भी नजरिया यही था। दे वुड नॉट अटेम्प्ट टू इरेडिकेट द प्रॉब्लम, दे वुड अटेम्प्ट टू कंटेन द प्रॉब्लम। अब जम्मू कश्मीर के लोगों को खुद समझ आई है कि किसी को नुकसान नहीं होता है, हमें नुकसान होता है, लेकिन सोल्यूशन लाइज इन दिल्ली, वी शुड फॉलो इट अप। मैं नहीं कहता हूं मैंने ठेका लिया या अपनी पार्टी ने ठेका, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। और मुझे खुशी है, मैंने कल उमर साहब का बयान सुना, उमर साहब ने कहा न कांग्रेस दे गई न बीजेपी 370 देगी, तो देगा। तो आज मैं सुनता हूं ना, सब लोग वही कहते हैं जिसपे हमें कल मौरूद इल्जाम ठहराया जा रहा था, आज सब लोग वही कहते हैं। एंड ही इज अ प्रैग्मेटिक मैन, ही सेज दिस, दैट इज द ट्रूथ। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की प्रैग्मेटिज्म का क्या बात आई थी कि उन्होंने स्टेप डाउन हुए एज प्रेसिडेंट? खैर ये तो इलेक्शन का उनका एक प्रोसेस है, लेकिन डॉक्टर फारूक की इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं है वो किसी पार्टी के प्रेसिडेंट है। डॉक्टर फारूक इज डॉक्टर फारूक, सबसे कदावर है। हाँ, मैं नहीं भी मानूं, लेकिन वो कदावर है। अल्लाह ताला उनको सेहतयाब रखे, उम्र दराज दे दे। लेकिन क्या वाकई इन पार्टीज जिनको आमतौर पे जिनको दिल्ली फैमिली पार्टीज कहते हैं, वहां पे गुंजाइश है वो डेमोक्रेसी की जिसकी वो बात करें? देखिए, डेमोक्रेसी की हो या ना हो, उस पर मैं नहीं जाता हूं, वो तो उस पार्टी के जो लोग हैं उनका फैसला है। लेकिन एक बुजुर्ग की हैसियत से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को अल्लाह ताला उम्र दराज दे दे, और शायद जम्मू कश्मीर को अभी बहुत वक्त तक उनकी जरूरत है। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ साहब जो साफ कह रहे थे कि एक बैकग्राउंड वर्क हुआ है, काम हुआ है, और ये आखिर में डिसाइड करना है दिल्ली की सरकार को, होम मिनिस्ट्री को, कि कौन कौन ऐसा शख्स है जिसकी रिहेबिलिटेशन की जा सकती है और उससे नुकसान बिना हो। कैमरा पर साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। और इस वक्त की एक अहम और बड़ी खबर आपको दे दें, अनंतनाग का राखे मोमिन दहशतगर्दाना हमला मामला, 2 गैर मकामी जख्मियों में से एक ने तोड़ा दम। गोरखपुर के छोटू प्रसाद के तौर पर शनाख्त हुई है। श्रीनगर के स्किम्स सौरा में चल रहा था इलाज। 12 नवंबर को मिलिटेंट हमले में दोनों जख्मी हुए थे। बड़ी खबर इस वक्त की अनंतनाग से आ रही है। अनंतनाग के राखे मोमिन दहशतगर्दाना हमला मामले में 2 गैर मकामी जख्मियों में से एक ने दम तोड़ दिया है। गोरखपुर के छोटू प्रसाद के तौर पर शनाख्त हुई है। श्रीनगर के स्किम्स सौरा में इलाज चल रहा था। 12 नवंबर को मिलिटेंट हमले में ये दोनों जख्मी में से एक शख्स की जो है मौत हो गई है। गोरखपुर के छोटू प्रसाद के तौर पर शनाख्त हुई है। जो जख्मियों में से एक है उसने दम तोड़ दिया है। आपको बता दें, अनंतनाग का राखे मोमिन दहशतगर्दाना हमला मामले में 2 लोग जख्मी हुए थे, जिसमें से एक ने आज दम तोड़ दिया है। गोरखपुर के छोटू प्रसाद के तौर पर शनाख्त हुई थी। तो स्किम्स सौरा में चल रहा इलाज, जबकि 12 नवंबर को मिलिटेंट हमले में ये दोनों जख्मी हुए थे। श्रीनगर के स्किम्स सौरा में इलाज चल रहा था। गोरखपुर के छोटू प्रसाद के तौर पर शनाख्त हुई है, जिसने आज दम तोड़ दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हाईकमान ने इरशाद रसूलकार को सोपोर हल्के इंतखाब का सरबराह नामजद किया, जिस पर पार्टी कारकुनान और लीडरों ने उन्हें तहनीत पेश की। इस सिलसिले में एनसी कारकुनों और सीनियर लीडरों की तरफ से सोपोर में एक तकरीब का अहतमाम किया गया था, जिसमें पार्टी कारकुनों ने हल्के के सदर इरशाद रसूलकार को आइंदा चुनाव में हर मुमकिन मदद देने का यकीन दिलाया। इस मौके पर पार्टी लीडरों ने अपने खिताब में कहा कि साबिका हुकूमतों और मकामी लीडरों ने सोपोर हल्के को 30 बरसों से नजरअंदाज कर रखा है, इसलिए अब तब्दीली का वक्त आ गया है। उनका कहना था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद सियासी पार्टी है जो विजन और मिशन रखती है। एनसी स्विंग की लीडर मारात कार ने कहा कि सोपोर के लोग सियासी लीडरों के खोखले वादों से तंग आ चुके हैं, क्योंकि शहर की तरक्की के लिए कुछ भी नहीं किया गया। आने वाले दिनों में तब्दीली व तरक्की देखने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ देने की लोगों से दरख्वास्त की गई। अगलर शोपियां मंडी में हो रही बदइंतजामिया हो चुकी है। यहां आने वालों को जमकर लूटा जा रहा है। वॉशरूम जैसी बुनियादी सहूलत भी यहां दस्तयाब नहीं है, जिसके नतीजे में हजारों ड्राइवर, मजदूर, फ्रूट एजेंट खुले में रफ़ा हाजत पर मजबूर हैं। सभी की शिकायत थी कि फीस के नाम पर उनसे तरीके से रुपए ऐंठे जा रहे हैं। इस तरह की सूरत हाल पैदा होने के बावजूद एरिया मार्केटिंग मैनेजर खामोश तमाशाई बने हुए हैं।
हालांकि एरिया मार्केटिंग मैनेजर ने एतराफ किया कि ड्राइवरों से नाजायज तौर से इजाफी 100 रुपए लिए जा रहे हैं। ड्राइवरों ने बताया कि मुल्क की हर मंडी में नहाने, रफ़े हाजत से फारिग होने की सहूलत मौजूद होती है, लेकिन यहां की तस्वीर बिल्कुल अलग है। तो सबसे ज्यादा तो यही मुश्किल है, बार बार पर्चियां कटती हैं, इधर बाहर निकले तब पर्ची कटती है, लोड नहीं होए वापिस आना पड़ जाए तब पर्ची कट जाती है, और इधर पानी, गर्म पानी का कहीं बंदोबस्त नहीं है। बाथरूम का है नहीं पड़ता है, ना ही बाथरूम है, ना ही पीने का पानी है, आने जाने के पैसे लेते हैं, डबल इंचार्ज लेते हैं, यहाँ तो कोई फैसिलिटी नहीं है। वो नहर का पानी पीना पड़ता है, वो तो गंदा है उसमें। हाँ, तो वो गंदा पानी है, और लैट्रिन के लिए खुले में जाना पड़ता है। दिल्ली और इस मंडी में क्या क्या फर्क है? पूरा फर्क है। वहाँ पे शौचालय की सुविधा है और पानी पीने का मिलता है, यहाँ पे कुछ नहीं है सुविधा। आप गए थे साहब, 1 घंटे में पहले पर्ची कटाई थी, जो कर परसों 3 दिन हो गए इधर खड़े, आज फिर पर्ची कटी है 200 की। वहाँ भी 150 रुपए ही काटते हैं दूसरी मंडियों में, तो यहाँ पे डबल काटते हैं। अभी 1 घंटे बाद पहले ही काटी है, ये गाड़ी बाहर गई थी, 200 रुपए की पर्ची। इनका ये भी कहना है कि हमें खुले में जाना पड़ता है, और जो हम बाथरूम का इस्तेमाल बाहर ही करते हैं, वॉशरूम का इस्तेमाल भी बाहर ही करते हैं, और जो पीने का पानी है वो गंदा है, उसमें भी कोई सुधार नहीं लाया जा रहा है, जबकि हमसे कई बार पैसे कटते हैं, पर्चियां कटती हैं। अब देखना यह है कि इस रिपोर्ट के बाद क्या ये हालत बदल सकती है या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुपियां। कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा कि अगले कुछ महीनों में बारामूला और अनंतनाग अजला में भी मीटर नस्ब किए जाएंगे, इसमें लोगों को कम कीमत में बिजली फराहम होगी। चौधरी ने अवाम से अपील की कि सर्दी के अयाम में हीटर और बॉयलर का इस्तेमाल न करें। सर्दी के मौसम में बिजली कटौती के हवाले से कहा कि इस बार यह कोशिश की जा रही है कि बिजली की कटौती को कम किया जाए। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम उसी मुताबिक बिजली सप्लाई करें, ऊपर नीचे नहीं हो। कभी कभार डिस्ट्रेस कर्टेलमेंट करनी पड़ती है जब पीछे से ही ग्रिड लेवल पे अवेलेबिलिटी इश्यूज आते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि काफ़ी जगह शेड्यूल फॉलो नहीं हो पाता उस वजह से, पर हम उस पर बहुत मेहनत से काम करते हैं। रहेगी कि अनस्केड्यूल्ड कर्टेलमेंट बिल्कुल नहीं हो। आवाम को भी गुजारिश करना चाहूँगा कि, और ये हर साल हम यही दोहराते हैं कि अपना लोड खुद मैनेज करें, क्रूड हीटर्स और क्रूड बॉयलर्स मत इस्तेमाल करें, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है हमारे हैंडलिंग कैपेसिटी में भी। एक छोटे से छोटा घर भी बहुत ज़्यादा बिजली कंज्यूम करता है, ये असलियत है। पूरे साल में नहीं, सिर्फ सर्दियों के वक्त में, पर वो इतनी एक्सीड कर जाती है कि उस खपत की कीमत हमारे लिए भी बहुत हो जाती है। असली हल मीटरिंग ही है, और आप जैसे आपने सुना होगा कि अब स्मार्ट मीटरिंग का कंसेप्ट हो चुका है। श्रीनगर ज़िले में 60,000 स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता बारामूला, अनंतनाग ज़िलों स्मार्ट मीटरिंग का काम शुरू होगा। इनफैक्ट अगले कुछ महीनों में ही शुरू होगा, और मीटरिंग से हर एक कंज्यूमर अपना लोड डायरेक्टली देख पाएगा, और उसके ऊपर कोई चोरी और किसी और तरीके की हुक कनेक्शन वगैरह की गुंजाइश भी नहीं रहेगी। बिजबिहार के इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम में स्पोर्ट्स व कल्चर फेस्टिवल हरद जारी है। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल और टीम 7 स्टार्स के इश्तराक से ये 3 रोज़ा फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। इस दौरान जहां मुख्तलिफ खेल मुकाबलों में नौजवानों और स्कूली बच्चों ने शिरकत की, वहीं मुख्तलिफ तमद्दुनी और सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए। मुंतज़मीन के मुताबिक इस तरह के प्रोग्रामों का मकसद सिर्फ और सिर्फ नौजवानों और बच्चों को स्पोर्ट्स कामों की जानिब रग़बत देना है, जबकि उनकी सलाहियतों को उभारने की गर्ज से भी मुनासिब प्लेटफॉर्म मुहैया करना भी इसकी अहम कड़ी है। इस मौके पर बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर परवेज़ रसूल, जॉइंट सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल बशीर अहमद के अलावा दीगर मुतल्लिक़ीन भी मौजूद रहे। सरकार की तरफ से 35 लाख का एक टारगेट दिया गया है, दिया गया हमें, जो जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल परस्यू कर रही है, और हमें खुशी है कि वो जो टारगेट है वो तकरीबन हम पूरा कर रहे हैं। आज हमारा माय यूथ माय प्राइड का जो 3rd फेज जो चल रहा है, 2 फेज ऑलरेडी इसके ओवर हो चुके हैं। शायद आप भी देख रहे होंगे कि आप पूरे J&K में जो ओवरवेलमिंगली स्पोर्ट्स की पार्टिसिपेशन हो रही है यूथ की। एक तो यह है कि यूथ ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें गेम्स की तरफ, स्पोर्ट्स की तरफ। दूसरा ये है कि यूथ का स्पोर्ट्स में एक उनका कैरियर भी है, जो कि स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी है SO12। आपको मालूम होगा कि उसमें अभी
इंशाल्लाह यकीन है कि विद इन सम टाइम 200-250 लोग जो है उसमें गेजेटेड ऑफिसर्स भी अपॉइंट हो रहे हैं डायरेक्टली। मुझे लग रहा है कि 1-2 साल पहले मेरा भी एक ख्वाब था कि जैसे मैं बाहर जाता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, कहीं देशों में भी गया हूँ और इंडिया के भी कई स्टेट्स में खेला हूँ। शाम को जब बच्चे जाते थे, मतलब उनको बेचारों को कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप नहीं होता यहाँ पे खासकर। हम जाते थे, हमारी लाइफ दिन में हम खेलते थे, बट शाम को हम कहीं, हमारे पास ऐसा कुछ था ही नहीं जहाँ पे हम प्रैक्टिस कर सके। अगर आप देखेंगे पिछले 2 साल से जैसे स्पोर्ट्स काउंसिल ने एक इनिशिएटिव लिया है, हर जगह 20 डिस्ट्रिक्ट्स में इंडोर स्टेडियम, मुझे लग रहा है ये ख्वाब की तरह था हमारे यहाँ के स्पोर्ट्स के लिए, खासकर इंडोर गेम्स के लिए। 20 डिस्ट्रिक्ट्स में इंडोर स्टेडियम बने हैं। अगर आप देखेंगे बिजवाड़ा की बात करेंगे, मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि बिजवाड़ा से मैं बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे जब मैं इंडोर स्टेडियम में आता हूँ, पूरी चहल पहल होती है, एक स्पोर्ट्स का एक माहौल रहता है। और यहाँ पे आज जो 7 स्टार्स के हमारे खास स्पोर्ट्स लवर कुछ लड़के हैं, मतलब हमारे भाई हैं, इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि स्पोर्ट्स को अपलिफ्ट करने के लिए अपनी लेवल पे इन्होंने कोशिशें की स्पोर्ट्स काउंसिल के कोलैबोरेशन के साथ। मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा स्टेप है, आने वाले टाइम में और ऐसे चीज़ें होनी चाहिए। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। वादी कश्मीर में खज़ा का मौसम चल रहा है। हर तरफ चनार के दरख्त हरे से सुनहरे हो गए हैं, जो देखने वालों के लिए दिलकश मंजर पेश कर रहे हैं। 1960 से ही यह सीजन बॉलीवुड शूटिंग के लिए सबसे ज्यादा पसंदीदा रहा है, क्योंकि हर एक फ्रेम फितरत की बहुत से रंगों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। मकामी फिल्मसाज इस सीजन के हवाले से पुरुम्मीद हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि नई फिल्म पॉलिसी में चीज़ों को सही तरीके से नाफिज नहीं किया जा रहा है। हमारे असिस्टेंट न्यूज़ एडिटर परवेज भट्ट की देखिए खास रिपोर्ट। कुदरत ने वादी कश्मीर को खूबसूरती और एक मुनफरिद रंगीन थीम के साथ मुख्तलिफ मौसमों से नवाजा है। जबकि मौसम सरमा में हर तरफ बर्फ की सफेद चादर से बिछी हुई है। गर्मी के मौसम और बहार के दिनों में दरख्तों पर हरे रंग का राज होता है। लेकिन मौसम खजा ऐसा मौसम है जिसने कई शायरों को कश्मीर की खूबसूरती पर कलम उठाने के लिए मजबूर किया। ये सीजन न सिर्फ बड़ी तादाद में सयाहों को अपनी तरफ रागिब करता है, बल्कि बॉलीवुड के मारूफ हिदायतकारों के लिए भी कश्मीर में अपनी फिल्मों की शूटिंग का पसंदीदा वक्त रहा है। 60 के आखिर में शम्मी कपूर हो या 70 की दहाई के शुरू में अमिताभ बच्चन, इन सुपर स्टार्स ने कश्मीर में इस सीजन में अपने हिट गाने शूट करने को तरजीह दी। एक्चुअली जितनी भी पुरानी फिल्में हैं जो अर्ली 60s या 70s में बनी है, इवन 80s में भी बनी है, वो लोग प्रेफर करते थे ऑटम सीज़न में यहाँ आना और इसको कैप्चर करना, क्योंकि जो यहाँ पे इस वक्त 2-3 कलर्स मिलते हैं तो उनको वो सिनेमैटिकली वो बहुत अच्छे होते हैं। मोस्टली जितनी भी बहुत खूबसूरत फिल्में हैं जो यहाँ बनी है वो ऑटम सीज़न में ही बनती थी, और अभी भी फिल्म मेकर्स प्रेफर करते हैं कि वो ऑटम सीज़न में यहाँ अपना शेड्यूल रखें ताकि वो करें। अभी तक तो ये फिल्म मेकिंग का सबसे बेहतरीन मौसम माना जाता है। खेतों में भी जब वो शाली के वो ढेर बना के रखते हैं, वो एक बड़ा खूबसूरत नज़ारा होता है। तो और फिल्म वालों को अब मैं बात करूंगा जो बाहर से, चाहे वो बॉम्बे से आते हैं, मुंबई से आते हैं, साउथ इंडिया से आते हैं या इंडिया के बाहर से फिल्म मेकर्स आते हैं, तो ये जो ऑटम का टाइम है जिसको मैं गोल्डन ऑटम कहूँगा, एक बड़ा खूबसूरत वक्त और खूबसूरत समा होता है जो फिल्म मेकर्स के लिए एक बहुत ज़बरदस्त फ्रेम पेश करता है। अगरचे वादी कश्मीर में पिछली चंद दहाइयों की शोरिश के दौरान अपनी फिल्मों की शूटिंग के लिए बैरून मुल्क को तरजीह दी, लेकिन पिछले कुछ सालों से अब ये रुझान वापस बदल गया है और कई फिल्मी क्रू वादी में वापस आ रहे हैं। इस वक्त यहाँ कई हिंदी फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग भी जारी है। मकामी फनकार अगरचे नई फिल्म पॉलिसी का खैर मकदम करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ खदशात हैं।
उसके बाद एक और चीज़ कि भाई मुझे क्या मिलेगा फ़ायदा। जैसे फ़िल्म पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है एलजी साहब ने रिसेंटली, ये बहुत बड़ी बात है। फ़िल्म पॉलिसी का मकसद क्या है हम सब जानते हैं। मेन मकसद उसका ये है कि जो फिल्म मेकर्स है वो फिल्में शूट करें हमारी लोकेशन पे, उनको सब्सिडी मिले, उनको गवर्नमेंट से सपोर्ट मिले। एक तो वो, दूसरा सिंगल विंडो सिस्टम रहे, उनका जो परमिशन है वो ऐसा हो कि उनको कोई दिक्कत नहीं हो, जहाँ मन करे उन्हें शूट करे। हाँ, जहाँ पे दिक्कतें हैं वहाँ पे ऑब्वियसली बताते हैं। और उसके बाद लोकल जो है आर्टिस्ट है, लोकल जो टेक्नीशियंस हैं, उनको कितना सपोर्ट मिल रहा है, उनको क्या फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन अभी तक हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता, क्योंकि काफ़ी सारे फिल्म मेकर्स ऐसे हैं जिन्होंने मेरे साथ रब्ता किया सब्सिडी को लेकर। मैं उन्हें कुछ नहीं बता पा रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट नो कि उन्हें मिलेगी सब्सिडी नहीं मिलेगी, मैं उनको एश्योर नहीं कर सकता। सिर्फ कश्मीर की खूबसूरती ही ऐसी चीज नहीं है जो कश्मीर को दूसरी जगहों पर फौकियत दिलाती है, बल्कि यहाँ रहने वाले मकामी लोगों की मेहमान नवाजी और मोहब्बत की वजह से शायरों को इसे जमीन पर जन्नत करार दिया। जैसा कि एक शायर ने दुरुस्त कहा है, जर्रा जर्रा है मेरे कश्मीर का मेहमान नवाज, राह के पत्थरों ने भी दिया पानी मुझे। श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। नौटा श्रीनगर के रहने वाले 25 साल के अजीज फयाज खान ने एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। वो अपनी कामयाबी से नौजवानों के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। उन्होंने श्रीनगर से दिल्ली तक 950 किलोमीटर पैदल सफर महज 7 दिन में पूरा करने का आलमी रिकॉर्ड कायम किया है और नई नस्ल के लिए हौसला अफजाई का बायस बने हैं। अजीज की कामयाबी यही बताती है कि कुव्वत इरादी और मेहनत से कुछ भी मुमकिन बनाया जा सकता है। ली थी, मैं घर में भी प्रैक्टिस करता हूँ और सुबह भी जाता हूँ राउंड करने के लिए। सो इसके पीछे जो रहा था वो कोच साहब का था और हमारी टीम का भी था, जो मेरे साथ इसके साथ रही इन दिनों 7 दिनों कंटिन्यू। चाहे मुझे उलझने आए, चाहे मुझे ड्रिंक पीना हो, चाहे कुछ भी खाना खाना हो, कुछ भी होगा। सो हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स भी रहे, फिजियो भी रहा, रिकॉर्ड वाले भी रहे, सब रहे इसके साथ। और उसके बाद हमने सारा कंप्लीट। अच्छा उज़ैर, ये बताएं कि काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ आई होगी, एक सर्टेन प्रिपरेशन प्रोसेस रहा होगा इसका, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे हमें? जी, एक्चुअली जो ये होता है रिकॉर्ड बनाना होता है, पहले इसके लिए एप्लीकेशन दर्ज करनी पड़ती है रिकॉर्ड्स में। उसके बाद हमें जो अप्रूव मिलता है वहाँ से, उसके बाद उनकी सारी डिटेल्स पढ़नी पड़ती है, जो भी वहाँ से आएगा, मेल आएगा, वो सारी चीज़ें लेके हमें ये रिकॉर्ड बनाना पड़ता है। मुझे पुलिस का सपोर्ट बहुत रहा इस चीज़ में। पुलिस मुझे जम्मू तक साथ रही, उसके बाद पंजाब पुलिस ने भी सपोर्ट किया, लुधियाना पुलिस ने भी सपोर्ट किया, दिल्ली पुलिस किया इस चीज़ में। उसके बाद गवर्नमेंट की बात रही, उस स्पॉन्सर की बात रही, वो इसमें प्राइवेट स्पॉन्सर था अब्राक आर्गो, उसने मुझे बहुत हेल्प की इसमें, इस चीज़ में करने के लिए। उसके बाद गवर्नमेंट के पास में गया था फिर से अबाउट द हेल्प। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से थोड़ी सी हेल्प मिली, उतनी खास नहीं मिली जितना मिल सकेगा। बाकी हमने खर्चे सब उठाए खुद के हाथ से। हमने ये भी सुना था कि जब आप रास्ते में थे, आपने कुछ ऐसे स्लोगन्स और मैसेजेस अपने साथ रखे थे, पैम्पलेट्स ऐसे साथ रखे हुए थे, जो आप ड्रग अवेयरनेस को लेके आगे लोगों में बांटते जा रहे थे। पीछे यही मैसेज थी कि ड्रग अब्यूज़ मतलब ड्रग के अंदर मत जाओ, क्योंकि उससे बर्बादी हो, परेशानियाँ बढ़ जाती है। अगर MBA करके लड़का, BBA करके लड़का या कोई भी घर में बैठा हो, सो वो अपनी इनोवेशन खुद बना सकता है, अपने लिए खुद ज़रिया बन सकते हैं। मगर इन ड्रग्स के लिए अगर हम ऐसे ऐसे मुकाम हासिल करेंगे, अगर मैंने रिकॉर्ड बनाया, कल को ये टूट भी सकता है, कल कोई और लड़का भी आ सकता है, ये टूटा सकता है। मैंने बोलता हूँ कि मैंने दैट्स इट नहीं, रिकॉर्ड बनते हैं तो टूटने के लिए बनते हैं। कोई भी रिकॉर्ड, चाहे आप क्रिकेट की बात करो, फिर किसी भी फील्ड की स्पोर्ट्स की बात करो, रिकॉर्ड टूट जाते हैं। अलबत्ता लड़कों को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, अपने माँ बाप का ख्याल रखें कि अपने माँ बाप ने आपको इतना बड़ा किया, सो फोकस करो कि मुझे कुछ बनना है आगे, मुझे कुछ करना है आगे। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट लिटिल बिट ही मिले, 50% ही मिले, लड़का कुछ भी कर सकता है। तो ये थे उज़ैर फयाज खान, जिन्होंने श्रीनगर से दिल्ली तक 950 किलोमीटर पैदल सफर किया है महज 7 दिन में। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। CEO श्रीनगर स्मार्ट सिटी और SMC कमिश्नर अतहर आमिर खान ने आज स्टेक होल्डर्स के साथ तफसीली मीटिंग की और उन्हें स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत श्रीनगर शहर में जारी मुख्तलिफ कामों के बारे में बताया। CEO ने कहा कि श्रीनगर शहर की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की गई है ताकि यूरोपीय मुनासिब सड़कें, नालियाँ, वॉकवे और मुनासिब पार्किंग की सहूलियात मौजूद हों। स्टेक होल्डर्स को
ब्रीफिंग देते हुए सीईओ ने कहा कि शहर भर में मजहबी मकामात की तज़यीन और आराइश की जाएगी और उन्होंने ये भी कहा कि सर्दियों के फौरन बाद दरिया जहलम में वाटर ट्रांसपोर्ट शुरू किया जाएगा। शहर में काम किया जा रहा है। एक तो हमारे जैसे रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की बात करें हम, जो जहलम हमारी शाहरग है हमारे शहर के लिए, इसको वापस से हम रिवाइव कर रहे हैं ताकि दिस बिकम्स अ बेटर पब्लिक स्पेस, कमर्शियल स्पेस, वाटर ट्रांसपोर्ट के हवाले से बेहतर हो। इसी तरीके से जो हमारे मेन सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, लाल चौक है, हम रोड, एमए रोड, हमारे बटमालो एरिया है, करनगर एरिया है, इसको रीडेवलप, रीडिजाइन किया जाए so that it is more suitable to the needs of people. छोटा सा एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल सभी रोड्स को हम लोग क्रिएटिंग यूनिफॉर्म कैरिजेस, कहीं बड़ा कहीं चौड़ा कहीं पतला रोड नहीं है, तो यूनिफॉर्म कैरिज, प्रॉपर स्पेसेस फॉर पीपल टू वॉक। हम लोग पेडिस्ट्रियनाइजिंग द सिटी इन अभी हमारा कहीं भी फुटपाथ रहता है, ये 1.5 फुट है मेन रोड से ऊपर, इस पर कोई चढ़ नहीं पाता है, उतर नहीं पाता है। सो ये फुटपाथ का ये जो पूरा वॉकिंग का स्कीम है, हमारा शहर टूरिस्ट सिटी है, तो इसको हम लोग ओरिएंट करने की कोशिश कर रहे हैं टुवर्ड्स पेडिस्ट्रियनाइजेशन, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। इसी तरीके से डल के अराउंड साइकिलिंग स्पेसेस, डल में शहर खास का जो एरिया हमारा है, जामा मस्जिद या हमारा जैना कबर, बोहरी कबर एरिया, उसकी अपग्रेडेशन दैट वी हैव टेकन अप। फिर जो आईटी है, आईटी में वी हैव टेकन, एक तो सिटी का एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बैकबोन हम तैयार कर रहे हैं टू 3 ब्रॉड इंटरवेंशंस। उसमें एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है जो हमने एचएमटी में बनाया हुआ है, वहाँ डेटा सेंटर है, नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर, मल्टी कम्युनिकेशन सेंटर, वॉर रूम, ऑल दीज आर देयर इन एचएमटी। फिर हम शहर के सभी जंक्शंस को, सभी इंस्टॉलेशन, इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को कनेक्ट कर रहे हैं एक फाइबर ऑप्टिक इंट्रानेट से, जो लगभग 175 किलोमीटर का हम कर रहे हैं, एसडी नेट। फिर पब्लिक के लिए श्रीनगर पोर्टल, जो जिसमें सिटीजन सभी डिपार्टमेंट्स की, सभी जो भी हैं विंग्स की, नॉट कन्फाइंड टू एसएमसी, नॉट कन्फाइंड टू एनी वन डिपार्टमेंट, सबकी सर्विसेज उसमें इंटीग्रेटेड है। दैट बिकम्स काइंड ऑफ, जैसे अमेजॉन से हम खरीदारी करते हैं या अमेजॉन से हम शॉपिंग करते हैं, इसी तरीके से इस माई श्रीनगर ऐप से लोग अपनी सर्विसेज ले सकते हैं। श्रीनगर में 2 साल बाद कल आई लीग मैच खेला जाएगा। टीआरसी श्रीनगर में रियल कश्मीर और राजस्थान यूनाइटेड टीमें आमने सामने होंगी। एस्ट्रोटर्फ पर खेला जाने वाला मैच राजस्थान टीम के लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कुछ माहिरीन का कहना है कि राजस्थान यूनाइटेड के खिलाड़ी एस्ट्रोटर्फ पर खेलने का तजुर्बा नहीं रखते। दोनों टीमों के कोचेस ने मीडिया से बातचीत में कल एक अच्छा मुकाबला होने की तवक्को जाहिर की। रियल कश्मीर के हेड कोच मेराजुद्दीन वुडू का कहना है कि अब तक का सीजन अच्छा रहा है। उधर राजस्थान यूनाइटेड के कोच पुष्पेंद्र कुंडू भी अपनी टीम की तरफ से अच्छी कारकर्दगी के मुंतजर हैं। We are prepared for the first home game in Kashmir, and it's been a great season till now because we had a very great season also pre-season, and thankfully because of the players, the efforts of the players, we have won the first game against Naroka, and which is a massive positive. And tomorrow's game is very important for us because after 2 years the team is playing in front of the fans, and I think the players, they are ready and making sure that they put the best foot forward. It was very good for me to be here. This is my first time to be in India. The game was very good. Like my first experience was very good because when I come, I was having a little bit challenges when it comes to the weather and all this. But I'm trying to adjust myself to it because at all costs I'm here to work. So I have to work. I have to make sure I'll be adjust myself to everything that will come. Food or something like that. सो इसी वेदर को ध्यान में रखते हम लोग थोड़ा पहले आ गए थे मैच के लिए, और लड़के हमारे जो वेदर जो है दिल्ली और राजस्थान और यहाँ इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है अभी फ़िलहाल, क्योंकि नवंबर का महीना है तो सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं है। और माई बॉयज़ आर लाइक अ वॉरियर, सो दे आर रेडी इन एनी काइंड ऑफ कंडीशन, एनी काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस। हाँ जी हाँ, इनका ये है कि इनको बेनिफिट रहेगा, ऊपर से एस्ट्रो टर्फ है और हमने तो इस पर इतनी ट्रेनिंग नहीं किया, तो इनका थोड़ा है रहेगा, लेकिन फिर भी विल गिव आवर बेस्ट। टीआरसी श्रीनगर में कल दोपहर बाद सबकी नजरें गोल पोस्ट, क्योंकि जो फुटबॉल के शायकीन हैं वो एक अच्छे मुकाबले की उम्मीद कर रहे हैं, जहां पे रियल कश्मीर को होम क्राउड और होम ग्राउंड का एडवांटेज है, वहीं पे जो राजस्थान यूनाइटेड है उन्हें जो पिछले मैच उनके हुए हैं बहुत अच्छे हुए हैं, उस कारकर्दगी का उनको एडवांटेज रहेगा। फुटबॉल यहाँ आई लीग का कोई मैच 2 साल बाद यहाँ पे हो रहा है। उम्मीद थी कि ये मैच
नए बख्शी स्टेडियम में होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। पिछली बार की तरह इस बार भी ये स्टेडियम उम्मीद कर रहे हैं कि खचाखच शौकीन से भरा होगा, क्योंकि यहाँ पे फुटबॉल को बहुत लोग पसंद करते हैं। कल अपनी होम टीम को सपोर्ट करें और साथ साथ में अच्छे खेल को, सबसे जरूरी अच्छे फुटबॉल को पसंद करेंगे। जीत किसकी हार किसकी, इसका फैसला कल होगा। कैमरा पर्सन अयूब खान के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। खबरों का यह सिलसिला जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद। जिस्मानी तौर पर कमजोर होने के बावजूद भी जिला पुलवामा के रोहमू इलाके का तालिब इल्म स्केच आर्टिस्ट बन गया है। शाहिद अली पैदाइशी तौर पर सुनने और बोलने से कासिर हैं, ताहम उसके बावजूद शाहिद ने अपनी तालीम जारी रखी है। आज शाहिद जहां 9वीं जमात का तालिब इल्म है, वहीं उसने स्केच आर्टिस्ट बनकर भी दिखाया है। शाहिद के इस कारनामे से उसके अहल खाना और असातिज़ा काफ़ी खुशी महसूस कर रहे हैं और उसकी बधाई भी कर रहे हैं। पढ़ान थर्डस मतलब यह लकुट अमे वो फोनस मज वो स्केच दोपन बह हेका यह बनाइत। ये सलाहियत है, ये पेंटिंग में अच्छा महारत रखता है। तो हमने जब इसको इंट्रोड्यूस किया तो हमने पाया कि ये बच्चा पेंटिंग में अच्छा जा रहा है। फिर हमने काफ़ी बार इस स्कूल में भी इनको यहाँ पर मौका दिया, इनकी हेल्प करी, ताकि इस ये जो इनमें ये फ़न है, जो इनमें आर्ट है, जो इनमें टैलेंट है, ये उभर कर आए। फिर जोनल लेवल पर भी जो कंडक्ट करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, वहाँ पर भी हमने इनको भेजा, तो पेंटिंग में पार्टिसिपेट किया। तो रफ्ता रफ्ता इनमें जो ये आर्ट है, ये जो एबिलिटी है, इनमें ये जो सलाहियत है, ये उभरती गई। तो मुझे लगता है अगर इनको मौका दिया जाएगा, अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा आगे चल के, तो ये एक अच्छे आर्टिस्ट के तौर पर उभर सकते हैं। कि जो शाहिद अली है, एक तो बेहतरीन स्केच आर्टिस्ट बनकर इसने दिखाया अपनी जो स्पेशल एबिलिटी, जो इसने दिखाया कि ये वाकई एक स्पेशल बच्चा है। तो यहाँ पर ज़रूरत इस बात की है, इस बच्चे की हौसला अफजाई की ज़रूरत है और इसे ऐसा प्लेटफार्म देने की ज़रूरत है जहाँ पर अब ये स्केच आर्टिस्ट, बेहतरीन स्केच आर्टिस्ट बनकर ये दिखाए। बिलाल खान, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, रोहमू, पुलवामा। वादी कश्मीर से 3 स्कॉलर्स को इंतहाई बावकार स्कॉलरशिप प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप के लिए मुंतखब किया गया है। जिला पुलवामा के वहीबुग इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले मुदस्सिर यूनुस सूफ़ी भी उन 3 स्कॉलर्स में शामिल हैं। मुदस्सिर को वज़ीर-ए-आज़म स्कॉलरशिप मिलने पर उनके अहल खाना और मकामी लोग काफ़ी खुश हैं। मुदस्सिर इस वक्त जामिया मिल्लिया इस्लामिया में PhD कर रहे हैं। हाल ही में मरकज़ी वज़ीर तालीम डॉक्टर सुभाष सरकार और जामिया मिल्लिया के वाइस चांसलर नजमा अख्तर ने उन्हें नवाजा था। उसके बाद उसने हायर गोसू में पढ़ा है, हम भी वो। उसके बाद डिग्री कॉलेज पुलवामा और उसके बाद MSc किया है सर ग्वालियर यूनिवर्सिटी में, सर ग्वालियर यूनिवर्सिटी MP मध्य प्रदेश में। उसके बाद अब जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी में अब PhD कर रहा है। अब PhD के साथ अब उसने यहाँ वो स्कॉलरशिप किया है वहाँ। तो कितनी खुशी है आप? बहुत है, बहुत खुशी है सर। लेकिन उसको पहले इंटरेस्ट सबक के साथ, इंटरेस्ट किताबों के साथ जब हमें ये खबर सुनी कि पूरे गांव में बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई, जब हमने सुना कि वो उसका स्कॉलरशिप हुआ है, ये हमारे गाँव के लिए फ़ख्र की बात है, बड़ी शान की बात है हमारे लिए, क्या इस गाँव में से ऐसा बच्चा निकला। खीर जोगीपुरा कुलगाम के लोग पानी की अदम दस्तियाबी से परेशान हैं। इलाके में पीने के पानी की अदम दस्तियाबी के खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया। एहतजाजों ने कुलगाम सड़क को कई घंटों तक बंद रखा, जिससे आमदरफ्त में काफ़ी खलल पड़ा। इलाके के लोगों ने महकमे जल शक्ति के खिलाफ इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि महकमे की जानिब से कायम करदा वाटर सप्लाई स्कीम से उन्हें कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया से मदाखलत की अपील की है। साने गाँव आब 10 गाँवन लफ्ज़ खेस आब कह सोन अपील ये त्रेश वातन करान सरकारस अपील खास कर DC साहबस मेहरबानी तो मेहरबानी कर त्रेश वातन। लिहाजा सरकारस कर गुजारिश सोन मसल गोस गन हल माज कोर बेनि वेनि पेवान सफर कर बीस जाए कोलन पे गन वगैरह शगर
लिहाजा से DC साहबस खास कर अपील करें आज दी तो ये मसल कर हल स्कीम। जम्मू में नए तिरुपति वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर की तामीर का काम जोरों शोर से जारी है। जम्मू में महकमा यात्रियों की सहूलत के लिए बहुत से इक़दाम कर रहा है। सयाहत के फ़रोग़ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलत का होना बहुत लाजमी है ताकि जम्मू के सयाहती शोबे से वाबस्ता लोगों के कारोबार में इजाफा हो। आप देखिए राजन वैद की ये खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। तमिलनाडु की ये मजदूर जम्मू में वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी मंदिर की तामीर में मसरूफ हैं। तामीराती काम को वक्त पर मुकम्मल करने के लिए दिन रात काम किया जा रहा है। जम्मू इंतजामिया ने पहले ही इसके लिए उसूली मंजूरी दे दी है और तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट को एक राशि अलॉट की गई है ताकि आंध्र प्रदेश के तिरुमला मंदिर की नकल तैयार की जा सके। मंदिर के अहाते में एक वैदिक स्कूल और एक अस्पताल भी तामीर किया जाएगा। महकमे सयाहत के अलावा जम्मू के लोग बेचैनी से इस प्रोजेक्ट की तकमील का इंतजार कर रहे हैं ताकि यूटी में सयाहत, यात्रा और रोजगार की राहें हमवार हों। ये जो मंदिर बनने जा रहा है ये एक बहुत ही हमारा खूबसूरत सर्किट बनेगा इस मंदिर के बनने के बाद। जैसे कि आप जानते हैं कि लाखों में श्रद्धालु जो हैं वो माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने जाते हैं। तो उसके बाद हमारे जो बावे माता का मंदिर है, फिर आप उसमें देखें मोहम्मद टेम्पल, हमारे गोंडोला राइड से भी लोग जाते हैं। तो उसके साथ ही ये तिरुपति बालाजी का जो मंदिर होगा ये एक बहुत ही एक मच वाउच्ड फॉर डेस्टिनेशन होगी सबकी, और सब यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आगे माथा टेकें। तो इससे एक बहुत ही खूबसूरत सर्किट जो है वो बनने जा रहा है और जम्मू में भी जो है टूरिस्ट का फुटफॉल बहुत ज़्यादा बढ़े। उम्मीद जताई जा रही है कि जम्मू का तिरुमला बालाजी मंदिर खासतौर पर शुमाली हिंदुस्तान समेत दीगर सयाहों को रागिब करेगा। वहीं वैष्णो देवी मंदिर के लिए आने वाले यात्रियों की आमद में भी इजाफा होगा। सयाहों और यात्रियों की कसीर आमद से होटेलियर्स की मईशत को मजबूती मिलने के साथ साथ सयाहती सरगर्मियों में इजाफा होगा। इस तरह के इक़दामात से जम्मू भी एक इंडिपेंडेंट पिलग्रिमेज टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने के काबिल हो जाएगा और जम्मू और कश्मीर यूटी के सयाहती सनत में नुमाया हिस्सा डाल सकेगा। मैं ये समझता हूँ कि जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जम्मू को लेकर के और पिलग्रिम्स की भावना को लेकर के ये एक सबसे अहम डिसीजन है और सबसे जिसको खूबसूरत डिसीजन कहा जाए जम्मू को लेकर के। ये मैं इस मंदिर के निर्माण को और उसकी परमिशन देने को, उसको ज़मीन को अलॉट करने को, ये सारी चीज़ को मैं प्रक्रिया एक बहुत ही बढ़िया डिसीजन पिलग्रिमेज टूरिज़्म को लेकर के इस सरकार का रहा है। नई दुनिया को नया यहाँ का देखने को मिलेगा लोगों को कि वहाँ का कल्चर, साउथ का कल्चर कैसा है, वो भी थोड़ा बहुत कुछ अच्छा होगा यहाँ मार्केट के लिए। जैसे वैष्णो देवी आते हैं, जैसे अमरनाथ यात्रा आते हैं, श्री रघुनाथ जी मंदिर आते हैं, श्री रणवीरेश्वर जी मंदिर आते हैं। तो ऐसे ही जो एक तीर्थ स्थल स्थापित हो जाएगा। तिरुमला बालाजी मंदिर मकामी मकीनों के लिए रोजगार के नए मौके फराहम करने में अहम किरदार अदा करेगा। मंदिर के गर्दोनवाह में दुकानें और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तामीर होंगे और इलाके में बेरोजगारी। सयाहत की सनत में फरोग से मल्टीनेशनल कॉरपोरेशनों को अपनी फ्रेंचाइजीज कायम करने का मौका मिलेगा, जिसके लिए अफरादी कुव्वत की जरूरत होगी और पढ़े लिखे नौजवानों को मुलाजमतें फराहम होंगी। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर यूटी की मईशत को फरोग देने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दामात करने की जरूरत है। जम्मू में तिरुमला बालाजी मंदिर का क़याम मुतअद्दिद मुमकिना फ़वाइद के साथ ऐसा लगता है कि हुकूमत यूटी को खुशहाल करने और इसे सही समत में आगे बढ़ाने में कामयाबी की जानिब बढ़ रही है। उम्मीद है कि सरकार जम्मू कश्मीर को दोबारा सयाहों, यात्रियों और बॉलीवुड इंडस्ट्री का गढ़ बनाने के लिए ही आला सतह के इक़दामात उठाएगी। तिरुपति बालाजी का ये मंदिर जिसका काम दिन रात लगा हुआ है, ये जम्मू कश्मीर के टूरिज़्म को प्रमोट करने में मील का पत्थर साबित होगा और अपने तय सीमा पर इसका काम मुकम्मल हो जाएगा, जिससे जम्मू के लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा और टूरिज़्म को भी बूस्ट मिलेगा। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।